इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस। तो पूरा मौजू क्या था? पूरा टॉपिक जो था वो था कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल। तो इस वाले हिस्से को हम इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस। तो इसके बाद एक बहुत ही अहम वीडियो आने वाला है जिसका मौजू रहेगा ज़बान की आमोजिश से मुतालिक मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ। तो उसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्मोर्फिया वगैरह के बारे में तफसील से बताया जाएगा। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। हमारे स्कूलों में खुसूसन इब्तिदाई जमात में हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि स्कूल में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं शुरू में, ठीक है, तो शुरू में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन वो छोड़ते क्यों हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम बताएंगे। देखिए, दाखिला तो लेते हैं मगर अक्सर तालीम मुकम्मल किए बगैर बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूल छोड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इब्तिदाई जमात में बहुत सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो खुद ही छोड़ देते हैं स्कूल या घर वाले छुड़ा देते हैं। तो उसकी वजह यह है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उसको जो परेशानी है वो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो स्कूल छोड़ देता है। और छुड़ाया इसलिए जाता है कि जब बच्चा अपने आप में इम्प्रूव नहीं ला पाता है तो वालिदैन उसको स्कूल से मतलब स्कूल छुड़ा देते हैं, वालिदैन उसको स्कूल में भेजते नहीं हैं। तो उसकी मुख्तलिफ़ समाजी, माशी और नफ्सियाती वजूहात होती है, ठीक है। तो उसकी वजूहात जो है बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ हमारे मकसद महज उन नफ्सियाती पहलुओं पर तबसरा और रोशनी डालने का है जिनका ताल्लुक़ महज ज़बान से है, ठीक है, महज ज़बान से है। तो ज़बान से है का क्या मतलब है कि यहाँ जो ज़बान पढ़ाया जाता है स्कूल में तो बच्चे उसको क्यों नहीं सीख पाते हैं, उसमें क्या उसकी परेशानी आती है। तो बच्चे अगर ज़बान नहीं सीख पाते तो उसकी क्या दुश्वारियाँ हैं, उसकी क्या परेशानियाँ हैं और उसको क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से वह ज़बान सीख नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि ज़बान सीखने में नाकाम रहने वाले तलबा अगली जमातों में नहीं जा पाते हैं। तो तलबा क्या करते हैं, जब ज़बान नहीं सीख पाते, इब्तिदाई जमात में जब ज़बान नहीं सीख पाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों नहीं बढ़ पाते, हम इसी चीज़ को एक एक करके तफसील से हम उसको देखेंगे, ठीक है। या जमात में अदम मुताबिकत का शिकार होकर स्कूल छोड़ देते हैं। तो यहाँ स्कूल बच्चे ज़बान जब सीख नहीं पाते हैं, बच्चों को ज़बान सीखने में जब परेशानी होती है तो वह स्कूल छोड़ देते हैं। तो स्कूल क्यों छोड़ते हैं, हम उन्हीं सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। देखिए, ज़बान के ताल्लुक़ से तलबा उमूमन गलतियाँ करते हैं। क्या क्या गलतियाँ करते हैं? वो गलतियाँ करते हैं जो मुंदरजा झेल गलतियाँ हैं। आप देखिए एक एक करके, जैसे हिज्जे की गलतियाँ, नंबर 1 पे लेते हैं हिज्जे की गलतियाँ। उसके बाद देखिए, ज़बान में दिलचस्पी ना होना, ठीक है, एक गलती तो ये है। उसके बाद ये है कि गंदी तहरीर, ठीक है। उसके बाद है पढ़ने में दुश्वारियाँ। उसके बाद है कि इजहार ख्याल में दुश्वारियाँ। तो हम इसको हम एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने जो है वो है सबसे पहले हिज्जे की गलतियाँ, ठीक है, हिज्जे की गलतियाँ। आइए अब हम देखते हैं कि हिज्जे की क्या गलतियाँ हैं। देखिए, ज़बान में हिज्जे की गलतियाँ एक आम बात है, ठीक है। उर्दू में मुख्तलिफ़ हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जो हम आवाज़ मालूम होते हैं, बच्चे उनमें फ़र्क नहीं कर पाते और गलत बोलते हैं या लिख देते हैं। तो यहाँ जो हरूफ तहज्जी है, हरूफ तहज्जी जो बहुत सारे हैं वो हम आवाज़ हैं जिसकी आवाज़ जो है एक जैसा है और उसमें फ़र्क करना नहीं आता बच्चों को, जिसकी वजह से वो दुश्वारी महसूस करते हैं और स्कूल को छोड़ देते हैं। तो वह कौन सा हरूफ है, आइए अब हम उन हरूफ को देखते हैं जिससे बच्चों को दुश्वारियाँ होती है। देखिए, जैसे अलिफ़ और आइन में, ठीक है, अलिफ़ और आइन में, तो इसकी मिसाल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को लिखने के लिए बोला जाए कि औरत लिखो, ठीक है, तो वो औरत अगर इस तरह से लिख देता, अलिफ वाव रे ते, ठीक है, औरत, और औरत होता है कैसे, आइन वाव रे ते, ठीक है।
تو بچے کو بولا جا رہا ہے کہ عورت لکھنے، تو بچے کو سننے میں آ رہا ہے الف کی آواز، تو عورت اس طرح سے لکھ دیتا ہے، لکھنا چاہیے عین سے عورت، ٹھیک ہے؟ تو عین اور الف میں دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ایک ہم نے مثال عورت اور عورت کو لکھ کے دیا۔ اسی طرح سے جو آگے آپ کے سامنے ہے دیکھیے، غاف اور غین میں فرق ہونا چاہیے، غاف اور غین میں کیا فرق ہونا چاہیے، چھوٹی کاف اور بڑی کاف میں کیا فرق ہونا چاہیے، تے اور تو میں فرق، ٹھیک ہے؟ اور یہاں دیکھیے زے، زو اور زود میں فرق، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو زے سے لکھا جاتا ہے، یا بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو زو سے لکھا جاتا ہے، اور بہت سارے لفظ ایسے بھی ہیں جو زود سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ہم آواز ہے، ہم آواز ہے، جس کی وجہ سے بچے غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہجے کی غلطی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہجے کی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم اب دیکھیں گے کہ دیکھیے ان کی وجہ جو ہے مطالعے کی کمی ہے۔ مطالعے کی کمی کیا مطلب، جیسے اگر بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھوائیں گے، بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو اس کو فرق نظر آ جائے کہ الف میں اور عین میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اور دھیرے دھیرے جب وہ پڑھتے رہے گا، پڑھتے پڑھتے اس کو ہر چیز کا فرق نظر آنے لگے گا۔ اس لیے بچوں کو، ٹھیک ہے، وسیع مطالعے کا موقع دیا جائے۔ آپ کلاس میں بھی بچوں کو پڑھوائیے اور آپ دیکھیے کہ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں اور کیسے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایک طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہفتہ واری املا لکھنے کا اہتمام کیا جائے، تو یہ غلطیاں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد، آپ کو کیا کرنا ہے، بچوں کو ہفتہ واری املا لکھوانا ہے، اور املا میں چیک کرنا ہے کہ بچے کون سا لفظ کیسے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر عورت کا مثال جیسے ہم نے آپ کو دیا کہ اگر عورت بچے اگر الف سے لکھ رہے ہیں تو اس کو آپ کو وہی بتانا ہے کہ یہ الف سے نہیں ہوگا، یہ عین سے ہوگا۔ آپ کو بچوں کے سامنے وہاں عین بنا کے دکھانا پڑے گا، عورت لکھ کے دکھانا پڑے گا، تبھی بچے سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہاں ہے کہ زبان میں دلچسپی نہ ہونا۔ تو زبان میں دلچسپی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک ٹیچر جب اسکول میں، جب کلاس روم میں جب پڑھاتے ہیں تو بچے اس میں دلچسپی کیوں نہیں لے پاتے ہیں؟ تو اس کی دلچسپی نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچر پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو وہ تو ایک ہی انداز میں پڑھاتے ہوں گے، یا اس میں مطلب کوئی نئی چیز دیکھنے کو بچوں کو نہیں ملتا ہے، ہر روز بوریت والی کلاس ہوتی ہے، اس لیے بچے اس کو نہیں سیکھتے۔ تو آئیے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں، کئی بار زبان کے اسباق میں بچے دلچسپی نہیں لیتے، اس لیے معلم کو تدریس و آموزش کے عمل میں تنوع، جدت اور اختراع کو فروغ دینا چاہیے۔ یہاں یہی بولا جا رہا ہے کہ کلاس روم میں جب آپ پڑھا رہے ہیں، ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد آپ جب پڑھا رہے ہیں تو آپ کا طریقہ الگ الگ ہونا چاہیے، تنوع ہونا چاہیے، اس میں روز الگ الگ ہونا چاہیے، جدت، نیا پن ہونا چاہیے اس میں، اور اختراع مطلب اس میں نئی چیز کی ایجاد ہونی چاہیے۔ آپ کو پڑھانے کا جو طریقہ ہو، پڑھانے کا جو انداز ہو، اس میں پڑھانے کے طریقہ میں ہر روز آپ کو نئی چیز دیکھنے کے لیے ملے، ہر چیز دکھائیے بچوں کو، اور اس کو پڑھانے کا جو طریقہ اس کو چینج کیجیے، روزانہ ایک ہی طرح سے مت پڑھائیے۔ اگر آپ الگ الگ طریقے سے بچوں کو پڑھائیں گے تو بچے سبق میں دلچسپی لیں گے اور وہ زبان کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، کیونکہ کئی بار ایک ہی طریقہ اور اسلوب کے بار بار دہرائے جانے سے بچے اوب جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے کیا ہوتے ہیں؟ اوب جاتے ہیں، ایک ہی طرح کی پڑھائی سے بچے اوب جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، زبانی گرمیوں، تدریسی مواد، طلبہ کی اشتراکیت، کھیلوں، ڈرامہ، گیت اور نظموں کو زبان کی تدریس میں مناسب مقام دیے جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس طرح سے کلاس ہو، جیسے زبانی سرگرمی ہو، تو بچوں کو جیسے بلوانے کا جو طریقہ سکھانا آپ کو، تو اس کا طریقہ بھی الگ الگ ہونا چاہیے، کبھی ڈیبیٹ کی شکل میں، کبھی مکالمہ کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ تدریسی مواد جو آپ پڑھوائیں گے کلاس میں، تو تدریسی مواد جو پڑھائیں گے تو آپ کو مطلب ایک ہی حساب سے نہیں پڑھوانا کہ ایک طرف سے شروع کر دیے بچے، رول نمبر 1 سے شروع کر دیے اور رول نمبر 10 تک، اگر 10 بچے ہیں تو رول نمبر 10 تک جا کے ختم کر دیں، روز آپ کا ہی چل رہا ہے، کبھی آپ پیچھے سے شروع کروائیے، کبھی آپ آگے سے شروع کروائیے، کبھی بیچ سے شروع کروائیے، ٹھیک ہے؟ کھیلوں، ڈرامہ، گیت اور نظموں کو نظم کی تدریس میں مناسب مقام دیا جانا چاہیے۔ تو آپ کو صرف اور صرف ایک ہی طرح سے مطلب صرف نثر ہی نہیں پڑھانا ہے، بلکہ آپ کو ڈرامہ کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، گیت کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، نظموں کو بھی پڑھانا ہے۔ تو نظموں کو کیسے پڑھانا، نظموں کو کبھی آپ خود گنگنا کے بچوں کو بتائیے، بچوں کو سنائیے گنگنا کے، اور اس کے بعد بچوں سے بولنے کے لیے بچوں سے پڑھوائیے نظم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسی طرح سے اگر آپ
तरीक़ों को अपनाइए, नए नए तरीक़ों को अपनाएंगे तो बच्चा जो है दिलचस्पी लेगा क्लास में और वो सीखेगा। ठीक है, तलबा से आला दर्जा की उम्मीदें वाबस्ता करना मुनासिब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बच्चा क्लासरूम में है तो आप ये ना सोचिए कि आज ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीख जाएंगे, आज बच्चे को बहुत ज़्यादा सिखाना है, बच्चे आज ही काबिल बन जाएंगे, बल्कि बच्चों से कोई इतना उम्मीद नहीं रखना है। क्योंकि बच्चों को देखिए, बच्चों को धीरे धीरे ही सिखाना है, बच्चे धीरे धीरे ही सीखते हैं। देखिए, तलबा को आहिस्ता आहिस्ता उनकी रफ्तार से सीखने का मौका देना चाहिए, आपको रफ्तार पे कंट्रोल करना चाहिए। आप ये ना सोचिए कि हम जो सिखा रहे हैं, हम पूरा चैप्टर आज पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आज ही सीख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए आप सिखा रहे हैं और देखिए कि बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इसके बाद क्या है, गंदी तहरीर। तो बच्चे जो लिखते हैं क्लासरूम में, तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा गंदा लिखते हैं और कुछ बच्चे अच्छे लिखते हैं। तो गंदा लिखने की वजह क्या है, जो बच्चे गंदे लिखते हैं उसकी वजह क्या है? तो देखिए, गंदी तहरीर की इस्लाह के लिए मुअल्लिम को सबसे पहले अपनी खुशखत का नमूना पेश करना चाहिए। खुशखत का नमूना पेश करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मुअल्लिम को चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो बताए बच्चों को कैसे लिखना है। जैसे जिम लिखना है तो बच्चे कैसे लिखते हैं, जिम ऐसे बच्चे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिम लिख देते हैं। लेकिन आपको टीचर के हैसियत से आपको बताना है कि जिम कैसे लिखना है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे गोल करना है, तब ये बन जाएगा जिम। ठीक है, ऐसे बताना, ऐसे जिम बन जाएगा। ये ऐसे बताना। बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं उल्टा। ठीक है, तो आपको नमूना पेश करना है, आपको बताना है कि ऐसे लिखा जाता है। आपको देखिए, यहाँ तलबा को कलम पेंसिल पकड़ने का तरीका बताया जाए। ठीक है, तरीका बताया जाए। आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका बताना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो मुट्ठी बांध लेते हैं, उसके बाद वो कलम को पकड़ते हैं, पेंसिल को पकड़ते हैं। तो आपको बताना है कि 2 उंगली से 3 उंगली से ऐसे पकड़ना है। ठीक है, पेंसिल पकड़ना है। तलबा जो हुरूफ या अल्फाज गलत लिखते हैं, ठीक है, तो उनकी इस्लाह की जाए। तो आप पहले उनसे लिखवाइए। ठीक है, और अगर वो उल्टा लिखता है तो आप उससे सीधा लिखवाइए। ठीक है, सीधा जैसे होता है उसको सीधा लिखवाइए। तलबा को तहरीर के उसूल समझाए जाए। तलबा को तहरीर के उसूल समझाया जाए कि तहरीर कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखेंगे जो अच्छा लगेगा। जैसे अब आपने जिम की मिसाल दिया कि जिम बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, लेकिन आपको बताना बच्चे को कि इसको सीधा लिखना है। उसके साथ साथ एक ये करना है कि क्या करना है कि 2 लफ्ज़ के दरमियान या अल्फाज के दरमियान जो फासला होता है, कितना फासला होना चाहिए, वो सभी बताना है। देखिए, जुमला मुकम्मल होने पर या बीच में कब और कहाँ कौन सा रुमूज़ व औकाफ का इस्तेमाल किया जाए, खुशखती के लिए तरबियत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जुमला जो जैसे कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, वो सब आपको बताना है, तभी बच्चे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि गंदी राइटिंग जो गंदी तहरीर है, तो बच्चों को कैसे सिखाना है। बच्चों को ऐसे सिखाना है कि आपको पहले नमूना बताना है कि बच्चे ऐसे लिखे, बोर्ड में लिख के बताइए, कॉपी में लिख के बताइए, जैसी बताइए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पहले तलबा को पेंसिल या कलम जो है उसको पकड़ने का तरीका बताना पड़ेगा। उसके बाद जब वो लिख लेंगे तो उसको आप बताना है कि कहाँ आपको कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, इस चीज़ को भी बताना है, तभी बच्चे अच्छा लिख सकते हैं। तो जब बच्चा अच्छा लिख जाएंगे, जब बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाएंगे तो फिर वो स्कूल नहीं छोड़ेंगे और वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पढ़ने में दुश्वारियाँ। तो देखिए, पढ़ते वक्त बहुत सारे तलबा रवानी से पढ़ नहीं पाते हैं, वह लफ्ज़ दर लफ्ज़, ठीक है, मन ही मन में हिज्जा करते हुए पढ़ते हैं। तो यह ख़वानदगी का इब्तदाई मरहला है, तलबा की तफ़हीम की दुश्वारी आती है। ठीक है, तो इसमें है कि बच्चे को लिखने के साथ साथ उसका पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने की जो रवानी है, उसमें भी आपको ध्यान देना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छे से, मतलब उसको देख देख के पढ़ पा रहे हैं या नहीं, या उसमें वो हिज्जा कर रहा है या लफ्ज़ को बार बार दोहरा रहा है, तो यह नहीं होना चाहिए। आपको एक टीचर की हैसियत से देखना है कि बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे कि नहीं। जब क्लासरूम में अच्छे से बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तभी बच्चे ज़बान को सीख सकते हैं, तभी बच्चे ज़बान को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको लिखने और पढ़ने में भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, कई बार जो लफ्ज़, जो अल्फाज बच्चे की समझ नहीं आता या नज़र की कमज़ोरी की वजह से छोड़ देता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लफ्ज़ जो रहता है बच्चे को समझ में नहीं आता है, या कुछ बच्चे का जो है नज़र कमज़ोर होता है,
जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता है, तो उसकी वजह से वो उसको छोड़ देता है। तो देखिए, इस मसले को पढ़ने की तरबियत और ज़्यादा से ज़्यादा मवाद मुताला फ़राहम करके और मुताला करके, ठीक है, हल किया जा सकता है। तो इस चीज़ को पढ़ने का जो मसला है, जो बच्चे हिज्जा करके पढ़ते रहते हैं या मन मन में उसको हिज्जा करते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं, तो उस मसले को दूर कैसे किया जाए? इस मसले को दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका दीजिए, देख के पढ़े बच्चे, ठीक है, और घर पे भी जाकर मुताला करें, उसमें देखे और जो जो गलतियाँ वो टीचर से पूछे। तो इससे क्या होगा कि वो पढ़ने का तरीका सीख जाएगा, और जब पढ़ने का भी तरीका सीख जाएगा तो फिर वो स्कूल में ज़बान सीखने में और दिलचस्पी लेगा। तो इसमें एक और टॉपिक है कि इजहार ख़याल में दुश्वारियाँ। इजहार ख़याल में दुश्वारियाँ, बच्चे जो हैं क्लास में बोल नहीं पाते हैं और अपनी बात को बोलने में शर्माते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि तलबा जो अक्सर पूरी जमात के सामने बोलने में शर्माते हैं और अपनी बात मुनासिब ढंग से पेश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो बच्चे जो हैं वो बोलने में शर्माते हैं, तो बोलने का, जैसे पढ़ने के जिस तरह से आप लिखना सीखते हैं, उसके बाद पढ़ना उसके बाद नहीं, एक तरतीब है उसका, पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो उस तरह से बोलना भी सीखना है, ठीक है। तो बोलना भी सीखना है, तो बोलना सीखने के लिए जो बच्चे शर्माते हैं तो उसको कैसे सिखाना है, तो इस चीज़ के बारे में है कि देखिए, उसके लिए मुअल्लिम को चाहिए कि पहले जमात में तलबा से इज्तिमाई तौर पर बुलवाए। इज्तिमाई तौर पर बुलवाने की बात की जा रही है यहाँ, मतलब तमाम बच्चों को एक साथ बुलवाए। कुछ आप उसको बोलिए, कोई नज़्म, ठीक है, या कोई बात बोलिए और सारे बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलिए, ताकि बच्चे को एक प्रैक्टिस हो जाए, बच्चे को मश्क हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि फिर बोलने के लिए इनफिरादी मश्क कराए। पहले तो सबको साथ एक साथ बुलवाए, उसके बाद एक एक करके बुलवाए, तो जिससे बच्चों को मश्क हो जाएगा। तलबा की बोलने के लिए हिम्मत और हौसला अफजाई करनी है, ठीक है। ये बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही अहम बात है। एक टीचर को हमेशा, ठीक है, एक टीचर को हमेशा अपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। इससे होता है कि तलबा के अंदर खुद एतमादी पैदा होता है और वो पढ़ने में दिलचस्पी भी लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है, ज़बान की आमोजिश से मुतालिक मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ जो हैं, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया वगैरह के बारे में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।